करोड़ों की संख्या में बढ़ते जाते हैं। ये बढ़े हुए वायरस की संख्या शरीर के हर एक सेल में जाती है और उन्हें इन्फेक्ट कर अपनी संख्या और भी बढ़ाती रहती है। बट हमारे पास हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है जो इन वायरसेस से हमेशा लड़ता रहता है। वो है हमारा इम्यून सिस्टम जो इन वायरसेस से लड़ता रहता है। और जब कभी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जो इन वायरसेस से लड़ नहीं पाता, तो हमारा ब्रेन शरीर का तापमान बढ़ाकर इन्हें मारने का काम करता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। तो अब आप ये बात तो जान ही गए होंगे कि वायरस होता क्या है, ये काम कैसे करता है और हमें इन्फेक्ट कैसे कर सकता है। और इस समय आप ये बात तो जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस कितना ज़्यादा व्यापक संकट बना हुआ है हमारे लिए। मैं आपको अगले वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में भी बताऊंगा, पर पहले आप वायरस के बारे में ढंग से जान लीजिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो तुरंत एक लाइक कर दो, और कुछ भी जो भी आपको इस वीडियो के बारे में कमेंट करना है तुरंत कमेंट कर दो, सोचो मत। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहिए। क्या आप एक ऐसे जीव की कल्पना कर सकते हैं जो सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी? मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा जीव जो मौका मिलने पर जीवित। यहाँ से एस्केप करें। तो दोस्तों, आपको पता चला कि वायरस क्या है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे कोरोना वायरस क्या है। तो अब आप ये देखिए कि वायरस और इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से मेनली हम यही सीखेंगे कि एक बार कोरोना वायरस शरीर के अंदर एंटर कर गया, उसके बाद ये इंसान को कैसे मारता है, यानी कि हाउ कोरोना वायरस किल्स। हमें दिखाई दे या नहीं, पर जब कोई इंसान खांसता है तो उसके मुंह और नाक से करीबन 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और जब इंसान छींकता है तो करीबन 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक सलाइवा ड्रॉपलेट में, यानी कि इस एक थूक की बूंद में करीबन 20 लाख कोरोना वायरस तक होते हैं। और जब ये ड्रॉपलेट्स निकलती हैं तो करीबन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 मीटर दूर तक जा सकती हैं। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखो। पर सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस हवा में फ्लोट कर सकता है? इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब है हाँ, कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है, पर एक स्पेशल केस में। वो ऐसे कि हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंसान जैसे ही ड्रॉपलेट्स निकालेगा, ये ड्रॉपलेट्स इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पर जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ पे 2 से 3 घंटे तक रह सकती हैं। अब जैसे ही कोई और इस जगह से गुजरेगा तो पूरे चांसेस हैं कि इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेगा और इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्या कोरोना वायरस हवा में तैरता है? इस सवाल का दूसरा जवाब है ना, कोरोना वायरस हवा में नहीं तैरता, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि कोरोना वायरस एक इंसान में से निकलकर बहती हवा के साथ उड़ता हुआ आसपास हर जगह में फैल जाए। कोरोना वायरस सिर्फ ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फैलता है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड आदमी से निकल के जो ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल्स पर नहीं टिक पाती, वो आसपास के सरफेसेस पर आके टिक जाती हैं। जैसे कि कोरोना वायरस ग्लास पे 96 घंटे तक रह सकता है, प्लास्टिक और स्टील पे 72 घंटे तक रह सकता है, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक, एक्सेट्रा। अब जैसे ही कोई नॉन इन्फेक्टेड आदमी ऐसे सरफेस को टच करके अपने आंख, नाक या मुंह पे हाथ लगाएगा तो कोरोना वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। ये समझने के लिए कि कोरोना वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट कैसे करता है, पहले आपको ये समझना होगा कि लंग्स हमें सांस लेने में हेल्प कैसे करते हैं। हर इंसान के पास 2 लंग्स होते हैं। इसे बोला जाता है विंड पाइप, यानी कि सांस लेने की नली। आपके लंग्स तक पहुंचते पहुंचते ये विंड पाइप 2 हिस्सों में, या यूं कह लो कि 2 ट्यूब्स में बढ़ जाता है। इन हिस्सों को बोला जाता है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, जिसे बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। अब जैसे ही आपने सांस ली, ऑक्सीजन इस विंड पाइप से होती हुई फिर इन 2 ब्रोंकाई से होती हुई इन अनेकों ब्रोंक्यूल्स में पहुंच जाती है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। इन ब्रोंक्यूल्स के भी एंड में, यानी कि इधर होती है एल्वियोलाई। यही है वो जगह जहां पे अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। आइए देखते हैं कैसे। जो ऑक्सीजन ब्रोंक्यूल्स में पहुंच चुकी थी
अब वो और आगे बढ़ती हुई एल्वियोलाई में एंटर करेगी। अपने दोनों लंग्स में टोटल 60 करोड़ होती हैं और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ये एल्वियोलाई इन्फ्लेट यानी कि फूल जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये एल्वियोलाई डिफ्लेट यानी कि सिकुड़ जाती है। सांस अंदर तो इन्फ्लेट, सांस बाहर तो डिफ्लेट। अब होता ये है कि ये एल्वियोलाई पूरी तरह से कैपिलरीज से यानी कि कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। ये वो ही कोशिकाएं हैं जिनमें हमारा खून बहता है। खास बात यह है कि इस एल्वियोलाई और कैपिलरी की बाउंड्री इतनी हद से ज्यादा पतली होती है कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी आर पार क्रॉस कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 थी वो कैपिलरी से एल्वियोलाई में आई और सांस छोड़ते वक्त शरीर से बाहर चली गई, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन यानी कि O2 हमने अंदर ली थी वो इन कैपिलरीज के द्वारा हार्ट में चली जाती है और फिर बाकी शरीर में। CO2 कैपिलरी से एल्वियोलाई में और फिर बाहर, एंड O2 एल्वियोलाई से कैपिलरीज में और फिर शरीर के अंदर। खैर, अब आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि हमारा पूरा शरीर सेल से ही बनता है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स की एंडिंग है वो भी सेल से ही बनी है। ये ब्रोंक्यूल्स भी सेल से बने हैं, ये ब्रोंकाई भी सेल से बनी है, लंग्स, विंड पाइप, स्टमक, ब्रेन वगैरह सब सेल से बना है। अगर इस जगह बहुत ज्यादा जूम इन कर दिया जाए तो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। हमारा शरीर ऐसे 37 लाख करोड़ सेल्स से मिलकर बना है। इसमें बाहर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि एक प्रकार की बाउंड्री होती है। सारा खेल इस सेल मेम्ब्रेन में घुसने का है। अगर ये कोरोना वायरस इस सेल मेम्ब्रेन में घुस गया तो फिर वो अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेगा और इंसान को इन्फेक्ट कर देगा। अब ध्यान से समझो कि कोरोना वायरस सेल में घुसता कैसे है। मैक्सिमम केसेस में ये कोरोना वायरस इन लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है। क्यों? ऐसा क्यों? हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल में ही क्यों? क्योंकि लंग्स की बाउंड्री वाले सेल में ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है। अब जैसे कोरोना वायरस के ऊपर ये कांटे लगे हुए होते हैं, वैसे ही लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स के ऊपर भी कांटे लगे हुए होते हैं। कोरोना वायरस वाले कांटों को स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है और सेल्स के ऊपर लगे कांटों को ACE2 रिसेप्टर बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोरोना वायरस पे जो स्पाइक प्रोटीन है वो चाबी है और सेल पर जो ACE2 रिसेप्टर है वो ताला है। यही कारण है कि कोरोना वायरस हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है, क्योंकि हाथ, पैर, ब्रेन के सेल्स में ACE2 रिसेप्टर नहीं पाया जाता। और जो इस कोरोना वायरस की चाबी का सही ताला है वो लंग्स के सेल पे ही है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब सेल के आसपास प्रेजेंट सभी चीजें सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, पर कोई कोई कर सकती हैं। जैसे न्यूट्रिएंट सेल के बाहर से अंदर जा सकते हैं और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर जा सकता है। अब जैसे ही सेल के ACE2 रिसेप्टर पर ये कोरोना वायरस जाके लॉक हो जाता है, वैसे ही सेल को लगता है ये फ्रेंडली चीज है और सेल एंट्री अलाउड कर देता है। बस यहीं से तबाही शुरू। अब कोरोना वायरस अपना RNA डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा और पूरे सेल को हाईजैक कर लेगा। आसान भाषा में कहूं तो कोरोना वायरस सेल को बोलेगा कि जो भी काम तू कर रहा था वो बंद कर और जो काम मैं बताता हूं वो कर, मेरी कॉपीज बना। ये जो कोरोना वायरस का RNA है, इसके जीनोमिक कोड्स के अंदर कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारा बॉडी सेल कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों कॉपीज बना देगा और कम स्पेस होने की वजह से प्लस दूसरे कारणों की वजह से खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मान लीजिए कोरोना वायरस इंसान की बॉडी में 1 तारीख को एंटर किया, तो सबसे पहली बार इन्फेक्शन फैलाने में, या यूं कह लो कि ये सबसे पहला सेल डिस्ट्रॉय होकर कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपीज बनने में 2 से 10 दिन तक लग सकते हैं। इसी समय को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। यानी कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके सामने खड़े इंसान की बॉडी में कोरोना वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि अभी वो बुखार या और सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, या यूं कह लो कि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, तो आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है और आप 1 मीटर की दूरी बनाए बिना ही उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही ये सेल ब्लास्ट होगा और लाखों कोरोना वायरस और जन्म लेंगे, तो हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो इन सभी कोरोना वायरस को मारने में लग जाएगा। याद रहे कि आपको कोविड-19 में बुखार भी इसलिए होता है
क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना ताकि वायरस मर जाए एक्सेट्रा। अब जो यंग लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर रहे हैं उसके पीछे की साइंस समझते हैं। जब ये कोरोना वायरस और इम्यून सिस्टम की लड़ाई हो रही होती है उस टाइम हमारा एडवांस्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। वो फिर फटाफट से एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स पर जाके कनेक्ट हो जाती हैं। अब कोरोना वायरस फंस गया क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने उसकी सभी चाबियों पे गलत ताला कनेक्ट कर दिया। इससे कोरोना वायरस सेल के ACE2 रिसेप्टर पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा और सेल के अंदर एंटर करके अपनी और कॉपीज नहीं बना पाएगा। चलो वो सब तो ठीक है, पर ये जो इतने सारे कोरोना वायरस ऑलरेडी बन चुके हैं इनका क्या होगा? इनका ये होगा कि जैसे ही इन पे एंटीबॉडीज कनेक्ट होंगी तो हमारे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। मैक्रोफेजेस एक प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। मैक्रोफेजेस वहां जाएंगे जहां एंटीबॉडीज होंगी और एंटीबॉडीज के साथ कोरोना वायरस को भी इंसर्ट कर लेंगे। खास बात यह है कि ये एंटीबॉडीज सिर्फ एक कोरोना वायरस से नहीं बल्कि एक से ज्यादा कोरोना वायरस से कनेक्ट हो सकती हैं, जिससे मैक्रोफेजेस कोरोना वायरस को बल्क में खा पाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज बनाकर कोरोना वायरस की चाबियों पे कनेक्ट कर सकता था तो उसने एकदम शुरुआत में सबसे पहले वाले कोरोना वायरस पे ही कनेक्ट क्यों नहीं कर दी? वो इसलिए क्योंकि इन एंटीबॉडीज को बनाने में टाइम लगता है। जो हमारा एडवांस्ड इम्यून सिस्टम है वो पहले इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को समझता है, उसके बाद उसी हिसाब से एंटीबॉडीज बनाता है। कोरोना वायरस का फैटेलिटी रेट एल्डरली लोगों में ज्यादा है और यंगर लोगों में कम। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्डरली लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लेकिन इम्यून सिस्टम कमजोर होने का मतलब क्या? इम्यून सिस्टम कमजोर होने का मतलब ये है कि बड़े बूढ़े लोगों में ये एंटीबॉडीज उतनी मात्रा में नहीं बन पाती जितनी जरूरत है। अगर आपने इस पूरे सिस्टम को थोड़ा भी ध्यान से समझा होगा तो कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां, आपको वैक्सीन्स का वर्किंग मैकेनिज्म भी समझ में आ चुका है। अगर अभी भी नहीं समझ आया है तो आसान भाषा में समझ लो, बहुत इजी मैकेनिज्म है। ये आप अच्छे से जान चुके हो कि सारा खेल कोरोना वायरस की चाबी यानी कि स्पाइक प्रोटीन पे गलत ताला यानी कि एंटीबॉडीज कनेक्ट करने का है। अब होगा ये कि जैसे ही शरीर में वैक्सीन डाली जाएगी वो इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का एडवांस्ड जीनोमिक कोड दे देगी। आसान शब्दों में कहूँ तो वो इम्यून सिस्टम को बता देगी कि फ्यूचर में इस प्रकार का वायरस शरीर में अटैक कर सकता है, उसके लिए इस प्रकार की एंटीबॉडीज बनती हैं, वो तैयार रखना। अब जैसे ही शरीर में कोरोना वायरस एंटर करेगा तो इससे पहले कि वो सेल में घुस के अपनी कॉपीज बनाए, इम्यून सिस्टम तुरंत एंटीबॉडीज रिलीज करेगा जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर जाके कनेक्ट हो जाएगी। कोरोना वायरस होने से हमें बुखार क्यों होता है वो तो समझ में आ गया, लेकिन कोरोना वायरस होने से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्यों होती है ये अभी तक समझ नहीं आया। आपको याद है मैंने बताया था कि कोरोना वायरस सेल को हाईजैक करके जब अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है तो सेल एक लिमिट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही लाखों सेल्स डिस्ट्रॉय होने से प्लस इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस की लड़ाई से अपने फेफड़ों में पस इकट्ठा हो जाता है। ये पस एल्वियोलाई में इकट्ठा होता है। अब जैसा आपने देखा कि एल्वियोलाई ही अपने शरीर में एकमात्र ऐसी जगह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वियोलाई में आके बाहर जाती है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कैपिलरीज में आके हार्ट के अंदर जाती है। लेकिन अगर बीच में पस आ जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं होगी, इसलिए सांस फूलती है और कई केसेस में इंसान दम भी तोड़ देता है। जो हमारे सलाइवा की ड्रॉपलेट है इसका 98% कंपोजिशन वाटर ही है, यानी कि ये लगभग पानी से ही बनी होती है। कोरोना वायरस अगर पानी से मरता होता तो सलाइवा में ही मर जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ पानी से हाथ धो लेने से कोरोना वायरस नहीं हटेगा। सैनिटाइजर कोरोना वायरस की इस आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। 3D एनिमेशन के द्वारा किसी भी टॉपिक को समझाना बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर 3D एनिमेशन की मदद से दूसरी वीडियो दोस्तों अभी आप लोग समझ गए होंगे कि वायरस क्या है, कोरोना वायरस क्या है और कोरोना वायरस आज हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण या डेंजरस क्यों है। क्योंकि आज हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन नहीं है जिससे हम इसको रोक सकें। हमारे सिस्टम में जो एडेप्टिव सिस्टम होता है, अगर आप लोगों को सबको याद हो तो एक जमाने में हमारे पास चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में हुआ करती थी जिससे बहुत नुकसान होते थे। उसकी वैक्सीन बनी और रुक गई।
फिर उसके बाद ट्रिपल एंटीजन आया, उसमें हमारे जितने भी वैक्सीन बनी, हमारे लिए हुपिंग कफ बाकी चीजों की प्रॉब्लम कम हो गई। इसी तरह से अगर आप देखें, पोलियो ड्रॉप जो भी एक वैक्सीन के फॉर्म में पोलियो ड्रॉप्स की दी जाती है, पोलियो हमारे हिंदुस्तान से ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गया। समय लगेगा वैक्सीन बनने में, जब तक वैक्सीन नहीं आती हम अपने आप को सावधानी से कैसे करें। हम इस वीडियो को दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले स्नीजिंग हमें क्या केयर करनी है कि ड्रॉपलेट्स जो हैं, तो यानी हमें अगर हम अपना माउथ अपना फेस को कवर करके रखेंगे, मास्क को यूज करेंगे, तो जो भी हमारी ये स्नीजिंग है तो उस मास्क में आकर के रुक जाएगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है या तो आप हाथ को इस तरीके से रखें, लेकिन सबसे अच्छा है मास्क। मास्क पहनने से यानी आपने सबसे पहले उस डिजीज को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले है मास्क, ताकि दूसरे लोगों तक नहीं जाए। अभी अगर ये ड्रॉपलेट्स किसी भी सरफेस पे गिरती हैं, एक्चुअली ये ड्रॉपलेट्स क्योंकि हैवी होती हैं और अगर वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती हैं तो नीचे गिर जाती हैं। इनके नीचे के गिरने के बाद यहीं से फिर वायरस का फिर दूसरा हंगामा शुरू होता है। या तो हम डायरेक्टली देखें तो क्या होगा कि अगर किसी भी इन्फेक्टेड आदमी के साथ में हम आते हैं या उसकी ड्रॉपलेट्स आई, डायरेक्ट हमें इफेक्ट करेंगी। हम उसके बाद वो हमारी नाक से, चेहरे से, आंखों से वो हमारे अंदर जा सकती हैं। दूसरा क्या हो सकता है, इनडायरेक्टली। अब इन ड्रॉप्स को कहीं भी जगह नहीं मिली और ये सरफेस पे आकर बैठ गए, जैसे कि हमने पहले अभी आपको उसमें भी दिखाया, ये कार्डबोर्ड है, टेबल है, वॉच है, घड़ी है, शीशा है, इन सारे स्पेस पे आकर के बैठ जाती है और ये अपने कुछ नियमित समय से पहले इनकी रिमूवल नहीं होता है। वो अभी हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। ओके, कॉन्टैक्ट वाला भी वीडियो शेयर करते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें लग रहा होगा कि बार बार इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। ओके, अभी आपने देखा कि ये कोरोना वायरस जो है किस तरीके से फैलते हैं और हमको इसको रोकना कैसे है। बार बार एक ही बात आती है, पहले हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। हाथों को धोने से क्या होगा ये हमने देख ही लिया है और इनके एक्शंस कैसे होते हैं वो हम आगे बात करते चले जाएंगे। अब हम छोटी सी बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या है। अब दोनों तरह के सिम्टम हैं। एक ऐसा होता है कि एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें कि हमें बाहर कुछ दिखता नहीं लेकिन वो कैरियर हो सकता है, माइल्ड फ्लू होगा। दूसरा है उसमें टेम्परेचर आ सकता है। ड्राई कफ, अब कई लोग बोलते हैं कि यार ड्राई कफ का मतलब है कि जब हम खांसते खांसते अंदर से कुछ आता नहीं लेकिन हमें इरिटेशन होता है, दैट इज ड्राई कफ। आदमी थकता है, ब्रेथ शॉर्ट होती है। निमोनिया लाइक सिम्टम्स हैं, आपके लंग्स को सांस में बार बार आता है, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को इससे डायरिया भी हो जाता है और यहाँ तक के भी आप हमेशा थकान महसूस करते हैं। ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम पैदा होते हैं 2 से 14 दिन। हमने एक वीडियो में देखा, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहते हैं वो 2 से 14 दिन ले सकते हैं। सबसे बड़ा जो वल्नरेबल ग्रुप क्या है, एक आम इंसान अपने यंग टाइम में वो इससे कंपैरेटिवली किसी दूसरे मनुष्य से, जिसकी ओवर एज है या जिसको कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है, उससे अच्छी तरह से लड़ सकता है। उसका कारण ये है, उस जो आदमी एक नॉर्मल है उसका इम्यून सिस्टम, उसके लंग्स, उसके हर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होते हैं। धीरे धीरे समय के अनुसार डायबिटीज हमारे लंग्स को कमजोर करती है, किडनी को कमजोर करती है, हाई बीपी में अलग सिस्टम होते हैं, तो वहां पर हमारी
इस तरह के वायरस से लड़ने की शक्ति कम होती चली जाती। वो एक मैडम का इंग्लिश अपने मेल गया तो उससे बात किया, वो अगली मैडम है। How you can help? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग अपना ये टेलीफोन वगैरह म्यूट कर लें ताकि हम बाकी लोगों के लिए कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब हम फूड इंडस्ट्री में हैं, लोग कहते हैं कि आप हमने एक चीज देखी थी अभी पिछली बार, किस तरह से एक बंदा वहां पर से डिस्ट्रीब्यूशन करने आया था, उसने वो वहां पर रखा, आगे से किस तरीके से। एक्चुअली मैं ये बात दोबारा से दोहराना चाहूंगा, एक के बाद एक ये फैलता इसी तरह से है कि जिसको हम प्रसाद बांटते चले जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। उसको रोकने के लिए दोबारा से यही बात आती है, सोशल डिस्टेंसिंग। अब सवाल आता है कि ये जो कोरोना वायरस के कुछ केसेस आए थे किसी भी एक एक्स कंपनी से जो सप्लाई करने आया था, तो क्या ये खाने से आया? ये हमारे मन में ये सवाल आता है। या ये बात अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये फूड से आता है, लेकिन ये बात जरूर है ये सरफेसेस पे सरवाइव कर सकता है, और वो सरफेसेस पे जब ये सरवाइव करता है तो हमारे पास जो खाने के बाकी जिस चीज में सामान आया, चाहे वो गत्ते का डब्बा हो, बाकी डब्बा हो, उसके ऊपर जब ये रह जाता है तो ये आगे आकर के हमको, जब हम उसको छूते हैं तो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हमारे आता है, और उसके बाद हम अपनी आंखों को छूते हैं, नाक को छूते हैं, तो ये हमारे पास दोबारा से आ जाता है। तो ये फूड में डायरेक्टली नहीं आता है, ऐसा कोई एविडेंस अब हमारे पास नहीं है। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एफबीओ टू फॉलो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। कहीं पर भी हम हर बार यही करते चले जाते हैं कि हमारे पास जो पुरानी गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं उसको अगर हम फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ अपनी सेफ्टी के लिए भी काम करते चले जाएंगे, तो इन चीजों को हम, इस कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब गोल्डन रूल्स क्या है जो हर एफबीओ को फॉलो करने चाहिए? फिजिकल डिस्टेंसिंग, किसी भी जगह पर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप फार्म पे कलेक्शन कर रहे हैं या आप फिलिंग सेंटर में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, प्लांट में काम कर रहे हैं, आपको ये चीज देखने का है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग इज अ मस्ट, जिसको बोलते हैं ना कि ये मैंडेटरी है। इसके बिना अगर आपकी, हमारे बोलते हैं कि कोई गति नहीं है भाई इससे बचने की हमारे पास आज की स्थिति में, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगी। दूसरा, कर सकते हैं, हमने जैसे देखा कि जब ये कोरोना वायरस के लक्षण पैदा होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारा ये सबसे पहला लक्षण है कि जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको आप चेक कर सकते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं एट द एंट्री। थर्मल स्क्रीनिंग ये एक ऐसी मशीन है जो उसको पास में ले जाने के बाद उसका भी एक डिस्टेंस है, टिपिकली आगे बात करेंगे, उस टेम्परेचर को पढ़ती है तो ये पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन या ऊपर तो नहीं है। अगर हमारे कोई भी डिफरेंस है उसको हम चेक करके वहां पर हम एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या आता है? आपने मास्क लिया, मास्क आपने कवर किया, ये आपने बार बार हाथ धोए, सैनिटाइज किए। इन सिस्टम को अगर हम फॉलो करते चले जाते हैं, डीप क्लीनिंग इसके आगे जो मैंडेटरी रूल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए झाड़ पोंछ कर दी, लेकिन ये डीप क्लीनिंग और उसके साथ है सैनिटेशन। ये डीप क्लीनिंग एंड सैनिटेशन इज अ मस्ट। पहले हम सिर्फ डीप क्लीनिंग की बात किया करते थे, लेकिन सैनिटेशन के बिना कहीं भी सिस्टम में, कहीं सरफेस पे अगर ये वायरस है तो उसको आप पकड़ नहीं पा सकते और ये फैलता ही चला जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये आरोग्य सेतु, इससे हमें कम से कम वार्निंग सिस्टम काम करता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो संक्रमित है, या हम किसी के आसपास से गुजरे तो नहीं, तो ये हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज है। मेरी एक छोटी सी इसमें आप लोगों के से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी हम थर्मल स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसा सोच के यार आज घर में से हम ऑफिस जाएंगे तो एक डेमोस्ट्रेशन है। थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए हमारे पास मुसीबत है कि हम तो क्यों ना पैरासीटामोल खा के चले। हम आगे बात करेंगे कॉन्फिडेंस में हम अपने पूरे स्टाफ को कैसे लें ताकि इन चीजों से वो हमें ये उसको छुपाने की कोशिश ना करें। अब एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो कोविड-19 डिजीजेस फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न,
नेचुरली एयरबॉर्न, ठीक है, एयरबॉर्न। ओके, थैंक यू। एक एक्टिविटी आगे चलते हैं। डायरेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 डिजीज आर coming in close contact of infected person, contaminated hands touching face, nose, eyes, touching contaminated surface, both A and B. बोलिए। इसका सिंपल सा आंसर है, मैं आपके लिए कर देता हूं, इज A and B, बराबर है, क्योंकि A क्या है, कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरा क्या है, कंटेमिनेटेड हैंड्स टचिंग फेस, आइज, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। हमने बात की थी कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है। तो दोबारा से क्लियर करता हूं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है कमिंग इज क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, और दूसरा क्या है, कंटेमिनेटेड हैंड्स टचिंग फेस, नोज एंड फेस, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। एक आगे एक्टिविटी करते हैं छोटी सी। इनडायरेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 डिजीज आर कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, कंटेमिनेटेड हैंड्स टच फेस, नोज, आइज, टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेस। जवाब होगा आपका नेचुरली, इसमें इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा, टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेसेस, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। क्या हुआ, जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैवी हैं, किसी सरफेस पे आई, और उस सरफेस से जब आपने उसको उठाया और उससे आपने अपनी आंखों और नोज को या फेस को टच किया, ये इनडायरेक्ट कंटेमिनेट आपने ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट, an individual knows he has contacted COVID-19 infection. Yes, because flu-like symptoms develop immediately. No, it takes 2 to 14 days to develop the symptoms. C, no, sometimes infected person remains symptomatic. And D, both B and C. हेलो, B and C। इसमें कोई इतना बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से अगर वीडियो को देखते तो उसमें दो बातें उन्होंने बताई थी। यस, इट टेक्स 2 to 14 days टू डेवलप द सिम्टम्स, और दूसरा उसने कहा था कि कुछ लोग जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम बेटर होता है, वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, B and C। ठीक है बेटा, तुम यहाँ मनोरमा से लगे हो। आया ना। ओके, अगली एक्टिविटी है कोविड-19 कैन स्प्रेड थ्रू फूड। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लियरली डिस्कस किया था। यस, नो, एविडेंस अवेलेबल, नो। पार्टिसिपेट करेंगे? उसने जवाब नहीं आया था। तो इसका जवाब है नो एविडेंस अवेलेबल। अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर। यानी अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना ध्यान रखते हुए, बार बार मैं इस बात को इस वीडियो के दौरान, कई बार इस वेबिनार के दौरान दोहराऊंगा, हमें एक चीज का ही ध्यान रखने का है कि हम आगे नहीं जा रहा, पीछे आ रहा, ठीक है। बार बार एक ही बात को दोहराऊंगा कि हमने आगे ये हमेशा देखते चले जाने का है, हमने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेफ्टी रखनी है। अपनी सेफ्टी का मतलब है, अगर हम किसी ट्रांसमिशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हमने ये, जैसे हम ट्रेसेबिलिटी को पढ़ते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, पहले एक्टिविटी क्या हुई और जहां पर हमें, उसके बाद की एक्टिविटी क्या हुई। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए एफबीओ के कंसर्न में कि ट्रेसेबिलिटी को हम किस तरीके से फॉलो करते हैं। हम बोलते हैं ना कि ऑपरेशन बिफोर एंड ऑपरेशन आफ्टर। हेलो, आप लोग हेलो, आप लोग को जवाब देना चाहेंगे इसके बारे में?
अगर आप लोग शेयरिंग कर सकें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ली गई हैं, ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप लोगों में से आप लोग शेयर करिए, अपनी अपनी शेयरिंग कीजिए। आनंदा से पूछना चाहूंगा, कोई आनंदा के रिप्रेजेंटेटिव बताएं। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते ये वन वे डायलॉग है, ये टू वे डायलॉग होना चाहिए। अनम्यूट करके बोलें। हेलो, अनम्यूट करके बोलें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। हेलो जी सर, मैं नितिन भाटी हल्दीराम से। जी सर, हमारी कंपनी में जो कोविड-19 के लिए जो लिए गए प्रिकॉशंस हैं, उनमें सर जैसे हमारे कंपनी में आप एंटर करेंगे तो आपका सबसे पहले वो टेम्परेचर वगैरह लिया जाएगा थर्मल स्कैनिंग से। उसके बाद आपके हाथ वहाँ पे ही सैनिटाइज कराए जाएंगे, और अगर वहाँ पे आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपको वहीं से वापस कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपको अगर जैसे हमारे मॉर्निंग में लोग आते हैं जैसे, तो उसके लिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें अलग अलग सर्किल्स बनाए हुए हैं जो कि 2-2 मीटर की दूरी पे हैं। जी बोलिए। उसके बाद सर उसी 2-2 मीटर के सर्किल से ही लोग अंदर तक आएंगे, और अंदर प्रोडक्शन में भी उसी के हिसाब से रहेंगे। और पीपीई के तौर पे हमारे कंपनी में मास्क, ग्लव्स और हेयर गेयर। और कोई शेयर करना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस? जिन लोगों को थर्मल स्कैनिंग से आगे हमें वापस किया जाता है, इनका नाम नोट किया जाता है क्या? हेलो। यस सर। लोकल अथॉरिटी को सर वहीं पे बताया जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो थर्मल स्क्रीनिंग में जिसका, पहले तो इस बात को भी ध्यान रख लीजिए, आजकल थोड़ा गर्मी का टाइम है, इस बात के भी चांसेस हैं कि जब आप थर्मल स्क्रीनिंग पे जाते हैं और बाहर से चल के आ रहे हैं, साइकिल पे आ रहे हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगे, क्योंकि ये थर्मल स्क्रीनिंग भी जो होती है ये बहुत एक्यूरेट नहीं होती। थोड़ा शेड में उसे 5-10 मिनट रोक के भी थर्मल स्क्रीनिंग करके आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज, जब आपने नोट कर लिया कि हाँ इसका टेम्परेचर ज्यादा है, अपनी अथॉरिटी को भी बताना, और उसके बाद सर बाद में प्रोटोकॉल बताएंगे कि आप किस तरीके से, जिन लोगों के इस तरीके से टेम्परेचर ज्यादा आए हैं उनको किस तरीके से आपने हैंडल करना है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने वापस कर दिया, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कल वो क्रॉसिंग खा के आ गया और अंदर आ गया। ये थोड़ी सी प्रिकॉशन बहुत ध्यान से लीजिएगा। आनंदा ग्रुप से कोई शेयर करना चाहेगा प्लीज? हेलो, सुन रहे हैं? अनम्यूट करके शेयर करें। हाँ जी। हेलो जी सर, हमारे यहाँ जब पहले कोई भी आता है तो उसकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। और जो एम्प्लॉई हैं सर, जी बताइए। हेलो जी। हेलो सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है जी। गुड मॉर्निंग सर, सीपी सिंह बोल रहा हूँ, आनंदा गोपाल जी पिलगुआ से। जी सर, हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट में जो सिक्योरिटी मेन गेट है, सबसे पहले हम एम्प्लॉय का अपना हाइजीन करते हैं, सैनिटाइजर वगैरह कराते हैं, फिर अपना बॉडी टेम्परेचर स्कैन कराते हैं। उसके बाद अपने रजिस्टर में है हम उसको नोट करते हैं। जो हमारे व्हीकल वगैरह आते हैं, वाहन आते हैं, उसको भी हम इसके सैनिटाइज वगैरह कराते हैं। ड्राइवर को नीचे उतार के उसको सैनिटाइज कराते हैं, स्कैनिंग लेते हैं। फिर हमारे यहाँ हाइजीन स्टेशन बना हुआ है, उसके अंदर उसको राउंडिंग किया जाता है। पूरा स्टेराइज करने के बाद तब उसको प्लांट के अंदर लेते हैं। गुड, वेरी गुड। और कोई शेयर करना चाहेगा? ओके। इसमें मेरा एक ऐसा कहना है जो मेरा एक अनुभव भी है, जैसे कि अभी कुलदीप जी ने भी बताया था कि कोई भी आदमी गर्मी में आता है, उसका टेम्परेचर हो सकता है कि नेचुरली भी थोड़ा बढ़ा हुआ हो, तो सबसे अच्छा ये रहता है, मैंने ऐसा महसूस किया है और मैंने लोगों को सजेस्ट किया है
कि आप सबसे पहले उस आदमी के आने के बाद एक सिस्टम फॉलो कर लें कि ही शुड वॉश हिज हैंड्स। वो अपने हाथ धोएगा और साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएगा, तो इतना समय उस शेड में रह के उसको हाथ से धोने में लग जाता है और उसका एक नॉर्मल अपना एक रिदम नॉर्मल हो जाता है कि हाँ मुझे, और कहीं अंदर से उसको भय महसूस नहीं होता। उसके बाद अगर आप ये थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे तो आपका ये श्योर होगा कि जो रियल टेम्परेचर है वही सामने आएगा। ये आपको सबसे बड़ा ध्यान रखने का है। ये अवेयरनेस ट्रेनिंग जो हम आपको दे रहे हैं, ये आपको ये ट्रेनिंग सबको देनी है, जिसमें बेसिकली सिंपल सी चीज है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, पर्सनल हाइजीन करनी है, मास्क पहनने हैं और फूड हैंडलिंग कैसे करना है। ये अवेयरनेस ट्रेनिंग आपको अपने यहाँ सब लोगों को देनी है। दूसरी बात, सर कैन आई से समथिंग? जी, आई एम दीपक मित्तल फ्रॉम मदर डेयरी। जी sir, all these points that have been implemented, I'll tell COVID-19 awareness training. We started this awareness program right from the day one when the lockdown started. We used technology wherein all our manufacturing units have been connected via a Skype, business for Skype and the team. And every day we have had sessions on company procedures, personal hygiene, social distancing. That is one. The moment these guidelines had come from FOSTAC with respect to a declaration, the same was also implemented. And rather, we had started it a bit earlier also because we wanted to educate our employees that they need to be healthy and they need to sort of give this confidence to everybody along with whom they are working that they are healthy. Then all the activities with respect to screening are also being done. And prior to screening, whenever anybody visits the dairy plant, the first thing that is being done is hand wash, as you had already told now. So ample number of hand wash stations have been made. Hand washing is a must. Now it's a part of protocol. And then sanitization, hand sanitization, then thermal screening, that is mandatory. And we started this, I think within the first week post we went into lockdown. So, and also we have started this activity of sanitizing our milk vehicles. The inside of the driver cabin is sanitized with a 1% solution of sodium hypochlorite, as well as both the doors and the front mirror. For bulk, for milk tankers also, sanitizing the entire cabin of the driver, that is practiced. And it is, we make it a point that sanitization of the main hole of the tanker, that is also done. And sanitization of the vehicle tires is also done. That is the activity that as an FBO, Mother Dairy is doing at its dairy plants. Thank you very much, Deepak Mittal. This is very encouraging, and you have, आपने पूरी एक चीज को अच्छी तरह से बता दिया। मैं ये चाहूंगा इसमें से बाकी हमारे जो साथ में जो हमारे साथ इस टाइम वेबिनार में ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें से कुछ जो चीजें हैं वो अपने यहाँ फॉलो कर सकते हैं, उसको लेना चाहिए, क्योंकि यही आज हमारा कर्तव्य है कि हम किस तरीके से अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपने सब सहकर्मियों की सेफ्टी का ध्यान रख सके। इसके साथ एक चीज और भी है, आप जितने भी अपने यहाँ एम्प्लॉई हैं उनको एनकरेज करें, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था कि वो एक सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो। उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है आकर के डिक्लेयर कर सके। लेकिन अब हर एक एम्प्लॉय के मन में ये डर रहता है, अगर मैंने डिक्लेयर किया तो मेरी नौकरी का क्या, मेरी सर्विस का क्या। तो ये हमारी एश्योरेंस ऑफ असिस्टेंस, एम्प्लॉयर को भी जो भी एम्प्लॉयर हैं उनको भी थोड़ा सिंपैथेटिकली देखना चाहिए कि किस चीज इस समय को रहते हुए किस तरीके इन सिस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं और उसकी सैलरी का, उसके एम्प्लॉयमेंट का, उसका प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। हमें ये चीज पक्का करनी होगी कि कोई भी कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन अंदर नहीं आ सके, लेकिन जब आएगा तो वो भी एक प्रोटोकॉल सिस्टम करना पड़ेगा कि अंदर आते समय कोई अगर वो डिटेक्ट हुआ तो उसको हम उसको प्रोटोकॉल सिस्टम में कैसे उसको चेक कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है
विजिटर का मतलब है कि हमारे बिजनेस पार्टनर्स, हमारे कोई सप्लायर जिसको हम मैंडेटरी ही है कि उसके फिजिकली आए बिना काम नहीं चल सकता, या कोई ऐसा विजिटर जो कि सिस्टम में उसको फिजिकली आए बिना काम नहीं चलेगा, उसके लिए करें। मेरा इससे कहने का मतलब यह है कि इसको डिस्करेज करें। कोई विजिटर जो हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा है उसको डिस्करेज करने में इस समय हम सब लोगों का इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने। ये एक हमारे पास एक वीडियो है, नेस्ले ने अपने सिस्टम में किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो मैं आपसे एक वीडियो शेयर करता हूं। और ये वेबिनार से भी उन्होंने, जब ये अपने सिस्टम में उन्होंने किया था, बहुत से मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते हैं, जो थोड़ा बहुत हम लोग मिले हैं, तो आप सबको पता है मैं उतना टेक्निकल सेवी नहीं हूं। कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से डिस्टेंस पे भी बैठ करके हम काम कर सके। नहीं तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि फैक्ट्री में गए, हम तो फैक्ट्री वाले आदमी है ना, लेकिन ठीक है, अब ये समय है, हम उसको किस तरीके से, ये भी हमें भी सिखा रहा है। मैं तो ये बोलूंगा ये हमें भी सिखा रहा है।
जो हम बात कर रहे हैं, जो बाकी हमारे सहयोगियों ने बताया कि किस तरीके से आगे करना है, ये वही चीज है। और मंत्र तो यही है कि हम उसको रेगुलर सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजेशन करें, क्लीनिंग करें और सिस्टम को फॉलो करें, तो हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, ये हमारे FSMS सिस्टम में भी है कि हमने एस्टेब्लिश अ लोकल इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एंड नॉमिनेट अ कोविड-19 कोऑर्डिनेटर। मुझे मालूम है मदर डेयरी में, जैसे अभी इन्होंने बताया, दीपक जी ने भी, कि मदर डेयरी में एक नोडल ऑफिसर उन्होंने तय कर दिया है। वो नोडल ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है लोकल सिस्टम में उसने किस तरीके से अपने आप के कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश करना है। ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। हम आज बैठ के सोचने लगे, हमारे सामने कोई इस तरह का पेशेंट आ जाता है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, अब ये जो इस पेशेंट के आने के बाद हमारी दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, एक जिसने उसके साथ से गुजरा, दूसरा वो खुद। अब इन दोनों लोगों को हम किस तरीके से आइसोलेट करें, हमको किसको इन्फॉर्म करने का है? डॉक्टर्स हमारे आसपास जो हैं वो कौन है? हमारे पास जो सिस्टम में हमको फॉलो करने हैं उनके नंबर्स क्या हैं? हमें अगर किसी तरह से जरूरत पड़ती है तो हम आइसोलेशन किस तरीके से करें? तो ये जब तक आप अपने से पहले से ही तैयारी करके नहीं रखेंगे, तो जो बोलते हैं ना कि आग लगी कुआं नहीं खोदना है, पहले से कुआं खोद के रखेंगे तो हम इस चीजों से बच सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि हम उसके प्रिकॉशंस कैसे लें। आपको चाहिए लिस्ट ऑफ लोकल अथॉरिटीज को बनाएं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ प्रोफेशनल अब ये डिसइंफेक्टेंट एजेंसी का आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा कि कौन सी एक प्रोफेशनल एजेंसी है, हम क्या चीज ले रहे हैं, किस चीज से डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, उसका असर क्या होगा, कितने टाइम के लिए करना है, उसमें रिपीटेबिलिटी क्या चाहिए, और उसके साथ साथ हम अपने सिस्टम में अपनी बाकी चीजों की सेफ्टी कैसे करें। हम इस चीज का बहुत ध्यान रखें। हम फूड इंडस्ट्री में हैं, हम डिसइंफेक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्स कैसे ना हो। जो हम पहले अभी हम जो फॉलो करते हैं, पेस्टिसाइड सिस्टम फॉलो करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के पहले के बाद में उस समय किन चीजों का ध्यान रखने का है, आपको उन सब चीजों का ध्यान डिसइंफेक्टेंट के टाइम भी रखना है। ये आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस समय अगर हमें कोई इमरजेंसी आ जाती है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते समय भी कुछ इमरजेंसी आ सकती है, तो किसको कॉन्टेक्ट करना है? आइसोलेशन रूम्स की बहुत जरूरी है। हमें डस्टबिन हम किस तरीके से करने हैं, उनको किस तरीके से यूज करेंगे, जो हमारे सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, और जो उसके साथ में क्लोज कॉन्टेक्ट आ गया उसको कैसे हैंडल करना है। इसके बाद बहुत जरूरी है रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल अटेंडेंस, हेल्थ स्टेटस, विजिटर तो मैं बोलूंगा नो, लेकिन ऑल अटेंडेंस। इसमें मैं पिछली बार भी बात कर रहा था सब लोगों से, जब हम अटेंडेंस को चेक करते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय 2 या 3 दिन या 4 दिन नहीं आया, मैं कहता हूं 1 भी दिन नहीं आया, तो उसका हमें ट्रैक रखना चाहिए कि ये क्यों नहीं आया, क्या उसको कोई प्रॉब्लम थी, या वो कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे आदमी के संबंध में आया, उसने किसी ऐसे लोगों को अटेंड किया जिसके साथ ये प्रॉब्लम थी। तो जो आदमी एब्सेंटिज्म है उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि वो उस समय जब वो एब्सेंट था वो कहाँ था, ये आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। और उसके बाद डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ कंफर्म्ड केसेस कवरिंग होल इंसिडेंट प्रोसेस, एक एक चीज जैसे हम सिस्टम फॉलो करते हैं कि हमने ट्रेसेबिलिटी कैसे करते हैं, हमको प्रॉब्लम आई तो कैसे करते हैं, हमारे अगर कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट आ गया तो हम उसको पूरी रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को रिकॉल करते हैं। आप इस चीज को इस तरीके से समझ लें, हमने इसको ट्रेसेबिलिटी, प्रोडक्ट रिकॉल, इस सिस्टम को हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। आप लोग सब FBO में हो, मुझे इससे ज्यादा मुझे लगता है कि डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी कर लेते हैं छोटी सी। मैनेज कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन, ईच बिजनेस शुड हैव सुपरवाइजर, लोकल इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, कोविड-19 कोऑर्डिनेटर, बोथ B and C. B and C. B and C, very good. That's a very simple thing. Local emergency, भाई फूड सेफ्टी सुपरवाइजर तो आपके पास पहले होता ही है ना, ठीक है? तो इसके लिए आपको स्पेशल क्या करना है, लोकल इमरजेंसी कोविड-19 कोऑर्डिनेटर, जिसको हम नोडल ऑफिसर भी बोलते हैं। एक्टिविटी कर लेते हैं। मेरे से गलती से पहले से आंसर दब गया, जैसे मैं बता ही रहा हूं कि मैं इतना सेवी नहीं हूं, लेकिन फिर भी just be honest. What are the responsibilities of the manager? Training and awareness of the employees,
assurance of assistance to unwell employees, COVID-19 screening of employees and visitors, formation of local emergency response team, all of the above. सब चीजें हमने अभी एक्टिविटी में देखी थी। हमने देखा था कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कैसे है, तो ये पांचों चीजें उसमें सेक्शन 3, पहले सेक्शन के बाद एफबीओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद कोरोना वायरस को समझने के बाद अब हमारा तीसरा सेक्शन आ गया है पर्सनल हाइजीन ऑफ फूड हैंडलर्स। तो दोस्तों इसमें तो आप सबको पता भी है, लेकिन फिर भी हम आगे चलेंगे। हैंड वॉश मिनिमम 20 सेकेंड्स एज पर द WHO गाइडलाइंस। 20 सेकेंड्स क्यों, ये हम सब लोगों ने डिस्कस किया है कि 20 सेकेंड्स में लगातार जब हम सोप से वॉश करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, वो जो कोरोना वायरस की जो आउटर लेयर है वो डिसॉल्व हो जाती है, फैटी लेयर और प्रोटीन लेयर, एंड देयरफॉर इट एब्जॉर्ब्स। दूसरा चीज है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, फ्रीक्वेंटली यूज। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ 70% स्ट्रेंथ, आगे भी आएगा। गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन, वियर मास्क, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। और चौथा क्या है, नो क्लोज कॉन्टैक्ट। ये सब जिनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं या मंत्र बोलते हैं, अगर हम इनको फॉलो करते चले जाएंगे, हम इस विश्वव्यापी विपदा से बचते चले जाएंगे, अपने आप को हम बचाते चले जाएंगे। पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉश की बात की हमने, फेस मास्क की बात की, स्ट्रिक्ट टेम्परेचर। ज्वेलरी तो वैसे ही फूड इंडस्ट्री में है, नो है, लेकिन इस टाइम वी हैव टू बी लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल। एक्स्ट्रा केयरफुल, नो ज्वेलरी, नो वॉचेस। सैनिटाइज मोबाइल फोन भी अपने सैनिटाइज, क्योंकि ये हमारे क्लोज कांटेक्ट में आता ही आता है। आपने किसी मोबाइल को किसी सरफेस पे रख दिया, उसके बाद उसको मुंह के पास ले गए, कान के पास ले गए, ये फ्रीक्वेंटली इन चीजों को देखिए। हम अपने ये फूड सिस्टम में हम हर हाइजीन सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उनके साथ कोविड-19 में जो ऐड होती चली जाती हैं, these are the things we have to be strictly follow. Not that wearing gloves may give false sense of security. There is no substitute to hand washing and sanitize to prevent COVID-19. ये आप हमेशा याद रखें, ये नहीं है कि आपने ग्लव्स पहन लिया हुआ बस अब सब कुछ ठीक है। ओके, रेस्पिरेटरी हाइजीन कैन बी adhered to covering mouth, nose when coughing, dispose of the। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप ये इनको डिस्पोजल कैसे करें। Now disposal is also equally important. आगे हम इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ इलनेस हमने बात की, अगर कोई आदमी दिखता है, उसके सिम्टम्स दिखते हैं, या आपको कहीं भी उसका टेम्परेचर ज्यादा दिखता है, आइसोलेट द पर्सन इफ दे हैव फ्लू लाइक सिम्टम्स व्हाइल एट वर्क एंड इन्फॉर्म द अथॉरिटी। हो सकता है जब वो वर्क में एंट्री किया, it was okay, there was no problem, लेकिन काम करते करते अगर भी उसमें कोई ये सिम्टम फॉलो होते हैं, तो उसको प्लीज इमीडिएटली आइसोलेट करें, उसको एक कॉन्फिडेंस दें, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस दें कि हम तुम्हें आइसोलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे लिए आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए, इसलिए हम आपको आइसोलेट करें, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जरूरी है। पर्सन क्लोज टू इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी। अब अचानक ही अगर कोई ऐसा आ जाता है, जिस तरीके से हम बोलते हैं, उसको देखा, तो उसके लिए क्वारंटाइन करना भी बहुत जरूरी है, उसको भी आइसोलेट करें। अब ये समय आ गया कि हम अगर कोई अपने सिस्टम में आइसोलेशन रूम बनाते हैं, तो उसके लिए जो टॉयलेट्स हैं वो भी डेडिकेटेड होने चाहिए। आपने आइसोलेशन कर दिया वो, और जो टॉयलेट्स डेडिकेटेड नहीं है, तो क्रॉस कंटेमिनेशन बढ़ते चले जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान से रखेंगे और रेगुलरली फॉलो करेंगे और बार बार इनको याद करते रहेंगे, तो ये चीजें हमें, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एलिमिनेट कर जाएंगे, लेकिन हम ये बोलते हैं इसको कि हम इसको मिनिमाइज करते चले जाएंगे। बायोमेट्रिक सिस्टम आप लोगों ने सबने हटाई दिए होंगे, फिंगरप्रिंट्स हटाई दिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ जगह हमें टच पॉइंट चाहिए पड़ते हैं। उन टच पॉइंट्स को हम कैसे ध्यान रखें, उसके बारे में हम चर्चा कर सकेंगे। फूड प्रीमाइसेस, टॉयलेट्स, काउंटर इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, जहां से भी हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बार बार उनको टच करना है, उनको हमें डिसइंफेक्ट करते रहना है और सैनिटाइज करते रहने का है, ताकि हम उस चीज को क्रॉस कंटेमिनेशन में ट्रांसमिशन को मिनिमाइज करते चले। ये अब मैं नहीं समझता कि मुझे इसमें से किसी को भी आप लोगों को समझाने की जरूरत पड़ेगी हाउ टू वॉश योर हैंड्स।
हम आज भी फॉलो करते हैं और अब थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चल देंगे। कोविड-19 जैसे थोड़ा एडिड है, हम आ जाते हैं यहाँ पर। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। ये एक मैं इसलिए बात बोलता हूँ कि कभी कभी मुझे कोई छोटी सी बात याद आती है, कहते हैं कि गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अरे भाई, हमने हमेशा फूड इंडस्ट्री में रहकर ये देखा कि हमने लोगों को किस तरीके से बचाना है, अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है, कंज्यूमर का ख्याल रखना है, कस्टमर का ख्याल रखना है। आज इन सब चीजों के साथ ये भी सोचिए हमको अपना खुद भी ख्याल क्या रखना है। और खुद को ख्याल रखने का मतलब ये है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, हम रेगुलर काम पे जाएंगे, हम अपने बाकी साथी लोगों को भी इन सब मुसीबतों से बचा सकते हैं। कफिंग के लिए मैं ये सारी चीजें सामने डेमोस्ट्रेट हुई हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यू ऑल अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। सीडीसी इश्यूज हर जगह पर ये अभी इस तरह से जितने भी गाइडलाइन होती चली इश्यू हुई हैं, आप लोग इनको एक बार पढ़ें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें, और जब भी बात करें किसी से अपने आप को फेस, ये टेक द कवरिंग ऑफ व्हेन यू गेट होम। एंड ये मैं इस पॉइंट के लिए पर्टिकुलरली आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, और इस चीज के लिए मैं आपसे दोबारा बोलूंगा, आप जब घर से आते हैं तो स्माइल करके आइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके आइए। जब वापस जाते हैं तो हम यहाँ से क्या ले गए, हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखने का है। वापस जाते हैं घर में, जो सिस्टम आप यहाँ फॉलो करते हैं अपने घर में एंट्री करने से पहले उन्हीं चीजों को फॉलो करें। आई गो टू द एक्सटेंट, कुछ लोगों को मैं सजेस्ट भी करता हूँ, बोलता हूँ, पर्टिकुलरली शूज जो हैं, आप शूज को घर के बाहर उतार करके उनको एक पॉलिथीन बैग में डाल दें, सैनिटाइज कर दें। अगर ये नहीं भी कर सकते हैं, वॉश कर दें, वो भी नहीं कर सकते हैं तो उन शूज को बाहर रखें अगले दिन पहन के आने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा है एक छोटा सा पॉलिथीन का कवर रख लें, और शूज को अगर लेदर के हैं तो वहीं सैनिटाइज कर दें, कपड़े के हैं तो बाथरूम में जाकर उनको अच्छे तरह से सोप से वॉश कर दें, ताकि हम अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें। वियर ग्लव्स, अब वियर ग्लव्स पहनने का एक अपना तरीका है। ये मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को बहुत डिटेल में बताना चाहिए, आप लोग सब इसमें फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं आगे वेबिनार में हम जिनको फॉलो करेंगे। अब ग्लव्स पहनने का तरीका यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है, आप इसको इसी तरीके से ग्लव्स को पहने, इस वेबिनार को अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद मैं इसमें पर्टिकुलरली बात करूंगा डिस्पोजल ऑफ रिमूव्ड ग्लव्स, उसको डिस्पोज कैसे करना है। अभी बहुत सारे नियम बन रहे हैं, अभी हम इस तरीके से, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, आपके यहाँ अगर इंसिनरेटर है तो आप उसको इनमें जो आपके पास जो डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं उनको आप इंसिनरेट भी कर सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। Hands must be washed for minimum using तो 50 seconds water and soap, 30 seconds water and soap, 20 seconds water and soap, 20 seconds using water and sanitizer. 20 seconds using water and 20 seconds using water and sanitizer. Water and sanitizer. नहीं भाई, वाटर फिर सैनिटाइजर क्यों? सोप सॉरी सोप। जब सैनिटाइजर ही करना है तो फिर सोप की जरूरत ही नहीं है। ओके, थैंक यू। एक एक्टिविटी और कर लेते हैं। फेस कवर्स मस्ट बी चेंज आफ्टर 4 आवर्स, 6 आवर्स, 2 आवर्स। नॉर्मली हम कहते हैं 6 आवर्स, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपका फेस किसी वजह से गीला हो गया है, वो कवर किसी वजह से गीला हो गया है, किसी वजह से आपको लगता है मैंने उसको टच कर लिया है, रॉन्गली यूज हो गया है खुद से, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली 6 आवर्स में चेंज कर सकते हैं। जी Sir, also we use IPA solutions. Sorry? IPA. IPA solution. IPA solution. IPA, isopropyl alcohol. IPA. जी हाँ, कर सकते हैं ना, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं सैनिटाइजर की तरह से। देखिए, इथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% स्ट्रेंथ। Yes. सैनिटाइजर। ठीक है? Okay. Next activity. Face covers should preferably be before disposal rolled
कवर्ड यूजिंग पेपर और पेपर बैग्स, वॉश। इसका एक्टिविटी है कवर्ड यूजिंग पेपर और पेपर बैग्स। वॉश का करने का कुछ इसमें मतलब नहीं है। अगली एक्टिविटी है हैंड वॉशिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ ग्लव्स आर वॉर्म। True gloves will protect hands from germs. False, those may give false sense of security, but hand washing is a must. False, hand wash will be required when non-food surfaces. आप इस सबका जवाब मालूम है क्योंकि हमने इससे पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। क्योंकि ग्लव्स को पहन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि अब हम सेफ हो गए। It may give a false sense of security. So hands washing is बार बार एक ही बात चली आती है, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। आप लोगों में से अगर कभी हवाई सफर किया होगा, वो हर बार हवाई सफर करने से पहले वो बोलती चली जाती है। कुछ लोग सुनते हैं, कोई नहीं सुनते, पर वो बोलती जरूर है। और वो जब बोलती है तो एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है, दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद करें। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क जरूर पहन लें। Which of the following statements are correct? Wash hands after removing gloves and face covers. Cover nose, mouth with tissue while coughing and sneezing. Do not touch eyes, face, nose, mouth, face cover. All of the above. E, A and C. ये तो आप सब लोगों को मालूम है कि all of the above is the answer for this, because what we say, wash hands after removing gloves, cover nose, mouth with tissue. Do not touch eyes, face, nose. All of the above. ठीक है? Okay. Next activity है, which of the following statement is incorrect? Infected employees should self quarantine or isolate themselves. Incorrect है या correct है? तो correct है ना? When an employee develops flu-like symptoms at workplace, then he should be sent home. Workstation surface, toilets, lockers, tablets, etc. touched by infected person should be disinfected. Infected individual should be isolated. अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी। If an employee develops flu-like symptoms at workplace, then he should be sent home. He should not be sent home. He should be isolated, and this should be reported to the concerned authorities. So it's a little tricky question. So please remember. Okay. Section 4 is social distancing. Social distancing in dairy supply chain. हमने यहीं से शुरू किया था। हम जब दूध हमारे पास विलेज लेवल से लेकर के हर जगह पर एक एक करके कवर तक चलते चले जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग इज अ मस्ट। अब ये देखिए यहाँ पर उसने किस तरीके से उसको कवर करने के बाद, उसको एक ग्लव्स पहनने के बाद उसको किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। देखिए हम सब चीजों के करते हुए मैं ये बोलूंगा कि हम भी तो कोरोना वायरस हैं, वॉरियर्स हैं। पूरी फूड इंडस्ट्री किसी भी तरीके से अपने जान को जोखिम में डाल करके पर से हर जगह पर दूध पहुंच रहा है, हर जगह पर खाने की चीजें पहुंच रही हैं और हर जगह से डिस्ट्रीब्यूशन होना है, एसेंशियल सर्विसेज हैं। तो हम लोग भी कोरोना वॉरियर्स, लोग, मुझे शायद नहीं कहना चाहिए, आप लोग सब मिलकर के कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं। और इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम लगातार काम कर सकें, अनथक परिश्रम कर सकें और अपने आप को भी सेव कर सकें। इस सब चीजों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्लाइड किसी के नाम से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग नहीं करते हैं। ये क्योंकि हमको स्लाइड कहीं ना कहीं से उठानी होती है तो हमने उसके लिए ले लिया। अब सोशल डिस्टेंसिंग, मिनिमाइज फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू पर्संस, मिनिमाइज डिस्टेंस 1 मीटर। 1 मीटर बोला गया, आप याद करिए पहले हमने जो कोरोना वायरस के बारे में बात की थी, स्नीजिंग का है, उसका फोर्स क्या है, उसको कितने डिस्टेंस पे वो जा सकती है। अगर वो सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन करके करेंगे देन वी कैन टेक केयर। Only 3-4 employees in an area of 10 feet at a given point of time। जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग कहेंगे लेकिन फॉलो नहीं कर सकेंगे तो एक भीड़ नहीं लगाने का है। की भी जरूरत है तो बिल्कुल भीड़ न लगाएं। स्टैगर वर्क स्टेशन, फूड प्रिपरेशन एटसेट्रा लोगों ने किया है
जिस तरह से बीकानेर के भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया भी है किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है। रिव्यू द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, हमें स्पीड थोड़ी कम करनी पड़े, तेजी से हम काम ना कर सके, लेकिन ठीक है, तो भी वी हैव टू एक्सेप्ट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा। हमें शिफ्ट अरेंजमेंट को हम रिव्यू कर सकते हैं, कितने लोगों को आने की जरूरत है, कितने लोग वेट कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है एक काम को, क्या हम जो लोग पहले वहां 2 लोग काम करते थे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक आदमी काम करे, थोड़ा तेजी से काम करेगा, थक जाएगा, उसकी जगह बाकी जो दूसरा बंदा है वो वेट कर सकता है और दोबारा जाके अटेंड कर सकता है। इस तरीके से हम शिफ्ट को अरेंज कर सकते हैं। ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, कस्टमर्स, कहीं पर भी भीड़ ना हो, फेसिंग मेजर्स करें और आप हर जगह पर लगाएं, स्टिकर्स लगाएं, टेप्स लगाएं, मेंटेन। अब मैंने देखा है कुछ जगह पे मैं विजिट किया, हर जगह पे मैंने देखा है ऑफिसेज में, हर डोर पर, हर जगह उन्होंने एक सिस्टम, एक स्टिकर लगा दिया है। इस तरीके से मेंटेन करें। बार बार अगर हम उसी बात को करते चले जाएंगे, दोहराते चले जाएंगे, विजुअल इफेक्ट देखते चले जाएंगे, ये हमारी अननोइंगली सिस्टम में पैदा होता चला जाएगा। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, हमने अब जब साइकिल चलानी सीखी तो बड़ी कोशिश की हमने, साइकिल को इस तरीके से देखें, हैंडल ऐसे पकड़ें, इस तरीके से चलाएंगे, ऊपर गद्दी में बैठेंगे, सामने देखेंगे, टकराते रहे, लेकिन धीरे 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 हमें वो आदत बनती चली गई। यही चीज आज हमें अपने सिस्टम में फॉलो करना पड़ेगा, और ये हमारे सिस्टम में तब पैदा होगा जब हम बार बार उस चीज को रटते चले जाएं, देखते चले जाएं, फॉलो करते चले जाएं। प्रोहिबिट शेयरिंग ऑफ लॉकर्स, ये अभी हमने आपको दिखाया भी था जिस तरीके से नेस्ले में, कि आप उसको शेयरिंग बंद कर दीजिए। फूड डिलीवरी पर्सन शुड लीव द पैकेट, जैसे अभी हमने सुना था कि कहीं किसी जगह पर किसी ने सप्लाई किया, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सब प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी है। टेकअवेज टू बी, मैंने अभी लोगों को, जैसे गैलरी में लोगों के पास सामान आता है आसपास, हमने बहुत सारी सोसाइटीज में भी लोगों को सजेस्ट किया, आप बीच में एक छोटा सा रेड सर्कल लगा दें, जो भी सामान डिलीवरी करने आता है डिलीवरी बॉय वहीं दे दे। कोशिश करें कि फ्लैट्स में ना जाए। इसी तरह से हम अपने सिस्टम में एफपीओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से किस तरीके से कर सकते हैं, लोगों को बताएं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। फेस टू फेस मीटिंग आर रेस्ट्रिक्टेड एज मच एज पॉसिबल, एंड दैट इज एन एग्जांपल दैट व्हाई वी आर सिटिंग हियर इन द वेबिनार। थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। अ मिनिमम गैप शुड बी मेंटेन बिटवीन 2 फूड हैंडलर्स, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। 1.5 क्यों? 1 मीटर तक कर सकते हैं। यस यस, सो यू आर राइट, इट्स पॉसिबल। 1.5 भी आता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मिनिमम इज 1 मीटर, मिनिमम इज 1 मीटर। 1 मीटर, 1.5 मीटर सेफ रहता है। सेफर साइड के 1.5 वेल एंड गुड, बट मिनिमम इज 1 मीटर। ओके, छोटी सी एक्टिविटी और कर लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग फूड हैंडलिंग कैन बी मेंटेन्ड बाय इंक्रीजिंग गैप बिटवीन वर्क स्टेशन, reducing staff strength, not sharing lockers, all of that. I think you are all sure all of this. All of that. Okay? चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 5, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन में तो मुझे लगता है कि फूड इंडस्ट्री में लोगों को, काम करने वालों को बहुत कम जरूरत है बताने की, लेकिन फिर भी करेंगे। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन प्रोग्राम एज डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 4 ऑफ FSMS इज मैंडेटरी। इसको आप बोलेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जरूरी भी नहीं है। फॉलोइंग फूड एस्टेब्लिशमेंट शैल बी क्लीन विद सोप एंड वाटर फॉलोड बाय डिसइंफेक्टेंट। फूड प्रिपरेशन, स्टोर्स, पैकिंग एरिया, सर्विस एरिया, वेस्ट डिस्पोजल एरिया, ऑफिस स्पेस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इन इक्विपमेंट, कंटेनर्स, यूटेंसिल्स, कटलरी एटसेट्रा thoroughly with soap and water. We should pick up what is our required, which is relevant for our industry. And the hot water always above 60 degrees Celsius, इसको बोलते हैं scalding water. Okay, difference between disinfectant and sanitization, ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, तो मैं क्या पढ़ भी सकते हैं सैनिटेशन और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है सैनिटेशन में, लेकिन आप एक ही चीज याद रखें, मैं अगली स्लाइड के बाद आपसे फिर दोबारा से कर दूंगा। सैनिटेशन और डिसइंफेक्टेंट और क्लीनिंग, ये 3 चीजों के बारे में हम आगे आ जाते हैं। हाई टच पॉइंट्स, मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, आप जब करते हैं, एलिवेटर्स हैं, मेटेलिक सर्फेसेस हैं, हैंड सैनिटाइजेशन हैं, और हाई टच पॉइंट्स हैं, टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स हैं,
मेथड आप उसकी फ्रीक्वेंसी और मेथड को आप देखते चले जाएं क्लीनिंग एंड सैनिटेशन में। स्टेप 1 क्या है? प्रिपरेशन है, रिमूव्स ऑल डर्ट, क्लीनिंग, वॉश, सैनिटाइजेशन, एयर ड्राइंग। 3 ये आपको चारों चीजें करनी पड़ेंगे, प्रिपरेशन भी है, क्लीनिंग भी है, सैनिटाइजिंग है, एयर ड्राइंग। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, क्लोरीन, क्वाटरनरी कंपाउंड, 70% अल्कोहल, ये आपको किस तरीके से यूज करने हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, दिस इज ऑल वी हैव रिटन बिकॉज आई एम नॉट टचिंग इट, आई एम टेकिंग इट फास्ट बिकॉज मुझे लगता है कि इस चीज में मुझे आप लोगों को बहुत ज्यादा बार बार बताने की जरूरत नहीं। नोवल कोरोना वायरस को किस तरीके से हम रोक सके, क्लीन सरफेस है, डिसइंफेक्टेंट सरफेस है, वॉश योर हैंड्स। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट इक्विपमेंट्स एंड मेटल सरफेस, आपको क्लीनिंग डिसइंफेक्टिंग, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं कि मुझे लगता है इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों के साथ लगाने की जरूरत नहीं। एक्टिविटी है, छोटी सी कर लेते हैं। Can be used for disinfecting floor and preparation area, 1% sodium hypochlorite, water 50 ppm, chlorine solution. ये 1% sodium hypochlorite is recommended to use for as disinfectant. दूसरी एक्टिविटी कर लेते हैं। Common touch points such as door, knobs, shopping carts, etc. can be disinfected using 1% sodium hypochlorite, water and soap, 70% alcohol. इसमें naturally because here you cannot use the disinfectant, you have to use a sanitizer, that is 70% alcohol. Very fast, somebody has already replied, thank you. Now match the following, इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी इसमें करने की जरूरत नहीं है हमको, you can always match the, आपको मालूम है A and 3 यानी कि use of contaminated face covers, आपको क्या करना है, face and covers covered with paper, इसको dispose करना है। आपको दूसरा क्या करना है, QMBA में आपको क्या करना है, आपको नंबर 4 क्वाटरनरी अमोन मिथाइल ब्यूटारिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 1T is fresh and fruits vegetables for salad preparation, क्या करने का है आपको इसको 50 ppm कैलोरीज, करेक्ट, so this is what is required, okay। and D क्या है, disinfect on the hands क्या है, 70% अल्कोहल, okay। सेक्शन 7 फूड पैकेजिंग, ये फूड पैकेजिंग में मुझे ये हमारी इंडस्ट्री में इतना शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको हमेशा यही ध्यान रखने का है किस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज आप ये देखिए कि ये कोरोना वायरस इनडायरेक्ट सरफेस पे कितने टाइम रह सकता है। सो दिस इज वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू टेक केयर। कॉपर पे कितना टाइम रहेगा, एल्यूमिनियम कितना टाइम रहेगा, पेपर पे ये इतना टाइम तक रह सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम कोई चीज लेते हैं उसको किस तरीके से मेंटेन करें। नाउ सर, कैन आई आस्क जस्ट वन स्मॉल क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? जी sir, I just seek your advice. We in milk industry we get tons and tons of polyfilm. This polyfilm gets transported from a manufacturing unit, from a film manufacturing unit to a dairy plant over a period of 3, 4, 5 days through a truck. Now, what should be our recommended practice of doing before the film is unwrapped and it goes into the floor to stop any contamination which has come through the boxes? Deepak, see what is important in this thing. When you are receiving these things, you are receiving in the cardboard wrapping and the cardboard box. Yeah. Right? So what we have to take care, if you know, as on today also we follow that this film when we are removing, now what additional thing is the person who is removing the cardboard, etc. After he has removed the cardboard, he should make sure that he once again sanitizes his hands before he touches the film. Because naked film, when he see earlier what we were doing, we were removing it, cleaning it from the outside and taking for the direct for the packing of the product. Now, person who's removing, he should take care. After he has removed the paper, he should sanitize hands, because by chance, if by any reason this paper, when we are saying 5 days it can have,
on the surface. So it will easily, additional protection will be taking place. Another thing is when we are taking these films, actually on all the filling lines we have the UV system. But when we are transferring this film to the machine, outer surface of that first cut can be cleaned with the sanitizer, because this alcohol will evaporate very fast. Maybe, if possible, and if we feel that it is getting retained, then the first 1 meter may be discarded. It may be a requirement. You have to really judge it whether this alcohol remains there or not. This is a special precaution which can be taken. In addition to this, I was suggesting somebody, when we are receiving the crates, actually in the crate washer, at the end, when we are rinsing the crate washer, there we can use 1% hypochlorite solution, so that these crates are also disinfected and people are using that before filling. Sir, I just seek one advice from you. Yes, you are absolutely right. We were also thinking and we've implemented this. My only point of seeking advice is, in a crate washer, when a crate comes, when a crate passes through various stages, the caustic solution is at a temperature of around 50 to 60 degrees. 70. And then immediately it goes in for a rinse. Yes. To remove the. So will there be any? Will there be sufficient time getting to the crates that 1% sodium hypochlorite water rinse is able to act? That's my only query. See, final rinse when you are doing, actually these, after this rinse, crates are staying there. So some amount of water which is with the 1% hypochlorite, actually it is not dried immediately. Yeah. So it takes little longer, because a natural, actually it's not dried at all. It's passing through the little hot air. So it takes little time. So this will be a sufficient time. With 1% hypochlorite, we need around 5 to 10 minutes. And before it dries, this much time will stay there. And this is an additional precaution which can be taken. Thank you. Sir, one thing that I want to go back to this polyfilm, which is still not got addressed, it is still bothering me. When my boxes come from the factory, they get unloaded into my warehouse, do I need to sanitize the sealed boxes made of cardboard with a sodium hypochlorite solution? Or will it be good that I quarantine or keep those boxes maybe for 3-4 days and then without sanitization? If possible, quarantine them. Fair. Right. Thank you. Yes. Thank you. Recommended protocols when employees visit a customer test positive for COVID-19. We were talking about the emergency preparedness. So that is where this recommended protocol is there, which has to be followed. There are two things. One, testing is done based on symptoms, and when symptoms are seen, but testing is not done. These are the two things which we have to differentiate, and we have to take the same protocol. Now, recommended protocol for employee, as we have discussed. I'm taking it fast because I know these are things which, you know, it's already in your blood. FSSAI released display boards or preventive measures on COVID-19. We should always keep it there. They should be handy and they should be displayed as and when and wherever it's possible. And while I'm taking these slides, I will always suggest, and it's my humble submission to all of you, that please, 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 it is our social responsibility also. I was just driving another day and I realized that all of us are under some or the other pressure with this COVID-19. In addition to all these things, as a senior colleague of all of you, I will request, please stay calm at home, at work, on road, because everybody is little bit depressed, agitated, and feels what will happen, insecure. We are very lucky that we are still secure. We are in a better position than many others. We need to work as a corona
warriors. So it's very important that we always stay calm. When you're leaving home, please smile. At work, home, I know that we cannot see your smile in the face cover. Please keep smiling. We can see your eyes. When you're going back home, please smile once again. Stay calm, stay happy. All the best, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. वो आगे लास्ट उसके बाद ही बंद